अगर तुम लोगों ने ये वाला मंगा अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लो। सच्ची बोल रहा हूँ। शुरू के 2-3 मिनट में ही फील आने लगेगा। खुद ब खुद मजा आने लगेगा। यकीन मानो। जॉम्बी अपोकैलिप्स वर्ल्ड वाली ये स्टोरी बाकी सबसे बहुत बेहतर है। रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आगे के चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो देख लो। और हाँ, 1-2 मिनट देखकर चेक कर लेना। फिर तुम खुद ही बोलोगे कि इसके आगे के चैप्टर अपलोड करो। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं मिस्टर चेन खड़ा था और मेरे चारों तरफ डिलीवरी वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। माहौल एकदम व्यस्त था, जैसे कोई बड़ा मेला लगने वाला हो। एक डिलीवरी वाला मेरे पीछे खड़ा होकर बड़े अदब से बोला कि उसने मेरे ऑर्डर के मुताबिक 100 बाल्टी फ्राइड चिकन समय पर डिलीवर कर दिए हैं। तभी दूसरा वाला आ पहुंचा और बोला कि सामान चेक कर लूं क्योंकि मेरी 100 भुनी हुई बत्तखें उस ग्रे रंग के ट्रक में रखी हैं। मैं थोड़ी हैरानी और हंसी के साथ बोला कि रुक जाओ, ये तो बस शुरुआत है। मैं वहां खड़ा अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट देख रहा था और वे लोग बोलते जा रहे थे, 100 स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स, 100 भुनी हुई मछली। मुझे लगा मैं कोई पूरा शहर ही खिलाने निकला हूँ। खानों के नाम सुन सुनकर मेरा मूड एकदम मस्त हो गया। सब सामान चेक करने के बाद मैंने थोड़े एटीट्यूड वाले अंदाज में हाथ हिलाकर कहा कि ठीक है, सब हो गया। अब तुम लोग जा सकते हो। वो बेचारा डिलीवरी वाला थैला पकड़े बोला कि ठीक है सर, चलते हैं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वे डिलीवरी वाले आपस में फुसफुसाने लगे। वो ठिगना सा अजीब शक्ल वाला बंदा बोला कि इसने इतना सारा खाना क्यों खरीदा? ये कोई भूखा भूत है क्या? दूसरा ताना मारते हुए बोला कि अमीरों को तो बस कुछ भी करने की छूट है। आखिरी वाला और भी आगे बढ़कर बोला कि अरे वो बस एक अमीर बेवकूफ़ है। मुझे बेवकूफ़ कहा, उन्हें पता ही नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था और वे लोग जा चुके थे। मेरे हाथ में वो लंबा चौड़ा बिल था। मैंने सोचा हंस लो, जब दुनिया खत्म होगी तब देखूंगा कौन बेवकूफ़ है। फिर असली काम शुरू हुआ। मैंने वो भारी मेटल का दरवाज़ा खोला जिसकी कड़ी सरसराहट गूंज उठी। ये मेरा सीक्रेट गोदाम था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने नीली रोशनी फैली हुई थी और खानों के डिब्बे ही डिब्बे नजर आए। कसम से जन्नत लग रही थी। मैंने अपनी बाहें फैलाईं और एक गहरी सांस ली। दिल खुश हो गया। मैंने सोचा इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों के बीच होना कितना मज़ेदार है। लेकिन रुको, अब ट्विस्ट है। मैं कोई आम अमीर इंसान नहीं हूँ। अचानक मेरी बॉडी से नीली जादुई पावर निकलने लगी। मैं खुद रोशनी का गोला बन गया और दो चमचमाती हुई भुनी बत्तखें उस पावर में तैर रही थीं। ये मेरा सीक्रेट है। वही पावर और मेरी शक्ल अब खिंची हुई थी। मुझे याद आया कि सिर्फ 3 दिन पहले मैं इसी प्रलय के बीच भूखा मर रहा था, तड़प रहा था। वो यादें अभी भी मुझे डराती हैं। प्लान ये है कि मैं ये सब खाना जमा कर रहा हूँ क्योंकि ठीक 27 दिनों में ये पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। प्रलय आने वाला है। मैं कोई बेवकूफ़ अमीर नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ। प्रलय में डरावने गली हुई खाल वाले ज़ॉम्बीज़ आएंगे। उस समय 80% इंसान ज़ॉम्बी बन जाएंगे और जो बचेंगे उनमें से कम 90% इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाएंगे। बस एक मुट्ठी भर लोग बचेंगे जो इवॉल्व होंगे और उन्हें जादुई सुपर पावर्स मिलेंगी। मैं पहले से ही इवॉल्व हो चुका हूँ और भूखा नहीं मरूंगा। गेम शुरू हो चुका है। दुनिया एकदम तबाह हो रही थी, चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। पर किस्मत देखो, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ये प्रलय भी एक अजीब सा मौका लेकर आया। मैं देख रहा था कैसे एक भयानक आग का धमाका हुआ, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बचे हुए कुछ लोगों में से एक छोटा सा हिस्सा अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए विकसित होगा। फिर ये लोग एकदम फिल्म के सुपर हीरो लग रहे थे। एक लाल बालों वाली लड़की अपने हाथ में आग का गोला पकड़े खड़ी थी, शायद एलिमेंटल पावर वाली। उसके आगे एक भाई एकदम मजबूत बन चुका खड़ा था, आंखें चमक रही थीं। वो फिजिकल पावर वाला होगा। पीछे चश्मे वाला बंदा दिमागी खेल खेलने वाला लग रहा था। उनके चारों तरफ हवा में पावर्स के गोले घूम रहे थे, कुछ शारीरिक, कुछ तात्विक, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक महाशक्तियां हैं। नीचे बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। माहौल एकदम खौफनाक था। असली मजा तब आया जब मुझे मेरी पावर मिली। मुझे एक बहुत ही दुर्लभ स्पेस एट्रीब्यूट महाशक्ति मिली। मैं एक अजीब सी नीली रोशनी के गोले के बीच खड़ा हो गया। हवा में जैसे चक्रवात चल रहा हो। चारों तरफ अजीब अजीब दिखने वाले मॉन्स्टर्स की भीड़ लगी थी और मैं उनके बीच एकदम हीरो की तरह चमक रहा था।
मुझे लोग किस नाम से जानने लगे, द वाइट सॉवरेन। वो नाम सुनकर फीलिंग एकदम बॉस वाली आ रही थी। मेरी स्टाइलिश साफ सुथरी कोट, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और चारों तरफ नीली पावर्स का बवंडर। मैं हवा में शान से तैर रहा था, पैरों के नीचे पावर्स के घेरे। पीछे मॉन्स्टर्स खड़े थे और मैं उनकी आंखों में खटक रहा था। जब मुझे वाइट ट्रैवलिंग की पावर मिली तो मैं एकदम अजेय बन गया। हमला करने में भी दमदार और बचने में तो एकदम उस्ताद। जब से मैंने वाइड ट्रैवलिंग की क्षमता में महारत हासिल की, एक ऐसी क्षमता जो लड़ाइयों में आक्रमण और जीवित रहने दोनों में उत्कृष्ट थी, मैं प्रलय में उस मछली की तरह बन गया जो पानी में गिर गई हो। मैं एकदम बॉस बन गया था, पर एक अफसोस रह गया, मेरी उदास आंखें। ये अफसोस की बात थी कि मैं बस छुपता और छुपता रहा, जब तक कि अंत में सभी सर्वाइवर्स मर नहीं गए। वो खालीपन, वो अकेलापन जानलेवा था। मैं ऊंची जगह खड़ा था, चारों तरफ बस अंधेरा और नीचे उन मॉन्स्टर्स की परछाइयां। पूरी दुनिया तेजी से बेतुके मॉन्स्टर्स से भरी थी और मुझे एक भी इंसान नहीं मिल रहा था। मैं अपने आप में बहुत अकेला था। फिर मैंने सोच लिया, अब और नहीं जीना है। मैंने अपनी ही कब्र खोदी और उसमें लेट गया। मेरे सीने पर एक फूल और बस मैं, और नहीं जीना चाहता था। सब खत्म हो गया था। मैंने आंखें बंद कर लीं, सोचा सब खत्म। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं वापस जागूंगा। मेरी नील आंखें फिर से खुल गईं। एक अजीब सी रोशनी। ये क्या हो रहा है? मैं तो मर गया था। पर लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी कहानी एकदम फिल्मी अंदाज में शुरू हुई। मैं सोच रहा था मैं मर गया, प्रलय आ गई और सब खत्म। लेकिन अचानक मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा। ठंडी पसीना, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये तो मेरा पुराना सादा सा कमरा है। मैं उस खूनी युद्ध के मैदान में नहीं हूँ। मैं तो अपने बिस्तर की चादर में दुबका हुआ हूँ। जब मेरी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने तारीख देखी तो होश उड़ गए। मैं प्रलय से ठीक 27 दिन पहले वापस आ गया हूँ। 27 दिन। प्रलय आने वाली है और मैं यहाँ आराम से लेटा हूँ। ठीक है, वापस आ गया हूँ। अब क्या करूँ? फिर मैंने सोचा, मेरी वो ताकतें कहाँ गईं? मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए। हालांकि मेरी सारी महाशक्तियां गायब हो गईं। ये तो चीटिंग है। मैं तो सुपर हीरो बनना चाहता था। फिर मुझे याद आया, एक चीज तो अभी भी थी। मेरे पिछले जीवन में जो सब स्पेस मैंने बनाया था, वो अभी भी मौजूद था। ये सुनकर मेरा मूड एकदम स्वैग वाला हो गया। मैं तो एकदम क्रेजी हो गया। सब स्पेस, इसका मतलब मैं चीजें जमा कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, प्रलय में सबसे जरूरी क्या है? भोजन और संसाधन। हाँ, खाना। बिना खाए तो सुपर हीरो भी मर जाएगा। इंसानों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आखिरकार कुछ भी खाए बिना कौन जीवित रह सकता है? मेरे पास वो सब स्पेस है जो समय को फ्रीज कर सकता है और भोजन को ताज़ा रख सकता है। ये तो जन्नत है। मैं तो एकदम भगवान बन गया। मैंने सोचा, मैं भगवान की दी हुई ऐसी बड़ी ताकत को हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं तो एकदम दुनिया को जीतने निकला था। अभी मैं अपनी इस सुपर ताकत के बारे में सोच-सोचकर खुश हो ही रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर साफ-साफ लिखा था। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी आवाज़ आई, "चेन लुओ, तुम्हें बेहतर होगा कार्यालय में आओ तुरंत। अभी मुझे तुमसे ठीक से बात करनी है।" ये तो वही अंकल है। ये अब भी मुझे बेवकूफ़ समझता है। अपरिहार्य आ गया है। लेकिन इस बार मैंने मन ही मन कहा, "लेकिन अंकल, मैं इस बार भोला नहीं बनूंगा।" ये अंकल अब भी मुझे बेवकूफ समझता है। उसे पता ही नहीं कि मैं अब बदल गया हूँ। मैं अब बेवकूफ नहीं, एक प्रलय सर्वाइवर हूँ। जैसे ही मैंने फोन रखा, उस ऊंची इमारत से एक आवाज आई, "चेन लो, इसका क्या मतलब है?" लगता है मेरी प्रलय से पहले की पहली कार्रवाई ने मेरे अंकल को हैरान कर दिया है। अब तो मजा आएगा। अंकल, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बेवकूफ कौन है। क्या दिन था वो। मैं अपने ऑफिस में मजे से बैठा था और मेरा लालची अंकल मेरे सामने बैठा हुआ एकदम भड़का हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसका मुंह ऐसा बना था जैसे सच में उसे मेरी बहुत फिक्र हो। लेकिन मुझे पता था कि उसे सिर्फ पैसे की फिक्र है। वो चिल्लाया कि तुमने अपनी $3 बिलियन की शेयर सिर्फ $1 बिलियन में क्यों बेच दी। उसकी तो एकदम फटी पड़ी थी। फिर वो और ड्रामा करता है।
इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे डिस्कस तक नहीं किया। क्या तुम मुझे अपना अंकल भी मानते हो? कसम से, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग थी। मैंने बस उसे चुपचाप देखा। वो घड़ी दिखाते हुए कह रहा था, चेन लुओ, अगर तुम्हें कोई डरा धमका रहा है तो पलकें झपकाओ। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तू खुद ही तो सबसे बड़ा डर है मेरे लिए। मैं बस उसे देख रहा था। मेरे मन में बस यही चल रहा था, ये कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। अगर मैंने उसके बेटे चेन फेई से खुद ये नहीं सुना होता, तो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ था। और इसने धीरे-धीरे मेरे पेरेंट्स की कंपनी के शेयर भी ले लिए, जो मेरे होने चाहिए थे। मेरे सामने वो एक अच्छा इंसान बनने का ढोंग कर रहा था, और मैं अपनी पूरी जिंदगी ये कभी नहीं जान पाता। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने झट से कहा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अंकल, मुझे अपना फ़ोन उठाना है। मैं खड़ा होकर वहाँ से बाहर जाने लगा। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन उसके चेहरे के पीछे का सच अलग था। जैसे ही मैं गया, वो मन में गाली दे रहा था। इस लाडले की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना कुछ कहे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गेम तो अभी शुरू हुआ है। वो बूढ़ा एकदम भड़का हुआ था। उसकी शक्ल देख के ही लग रहा था कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मन ही मन वो सोच रहा था, इस लौंडे की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की, और वो भी बिना आवाज किए। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर मुझे क्या, मैं तो एकदम मस्त अपने फोन पे बात करते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी मेरा फोन बजा। कोई अनजान नंबर। मैंने उठाकर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर चेन, हमें वो काले बालों वाला देसी कुत्ता मिल गया है जिसका एक कान टूटा हुआ है, जिसे आप ढूंढ रहे थे। हमने आपको फोटो भेजी है, जरा कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा, मेरा दिमाग सटक गया। मेरी आंखें फट गईं। कहीं ये वही तो नहीं? मैंने हड़बड़ी में फोन पे कहा, ठीक है, मैं अभी तुरंत चेक करता हूँ। और मैं भागते हुए बाहर निकला। अब तुम्हें लग रहा होगा, एक कुत्ते के लिए इतना ड्रामा क्यों? तो सुनो, कहानी लंबी है। प्रलय के शुरू होने के बाद कुछ लोग जो बहुत बोर हो गए थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें हर एट्रीब्यूट जैसे आग, पानी, बिजली के सुपर ह्यूमन की रैंकिंग की गई थी। स्पेस एट्रीब्यूट में तो मैं नंबर 1 था। फायर एट्रीब्यूट में नंबर 1 थी वो स्पिरिट फ्लेम मेडन, जिसे सब ब्लड रोज कहते थे। और इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट में नंबर 1 लाइटनिंग वॉरलॉक, एक कुत्ता। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रलय में सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी सुपर पावर पा सकते थे अगर वो ज़ॉम्बी न बने। पर वो सिर्फ एक कुत्ता था। अब भुखमरी के ज़माने में जब खाना न मिले तो लोग उसे लेवल 1 सुपर ह्यूमन नहीं बल्कि ताज़ा मांस समझ रहे थे। लोग उसे पकड़ने के लिए पागल हो रहे थे। पर वो कुत्ता तो बिजली का झटका देता था। लोग उसे पकड़ने जाते और झुलस के वापस आते। किसी की हिम्मत नहीं थी उसे हाथ लगाने की सिवाय मेरे। हाँ, तुमने सही सुना। मैं इकलौता बंदा था जिसने उसे मारा और खाया। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आखिरकार हम दोनों बहुत करीब थे, मेरे पेट में। और भाई, वो स्वाद इतना स्वादिष्ट था। दिल खुश हो गया था। लेकिन वो तो पुरानी जिंदगी की बात थी। अब जब मैं टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया हूँ तो मेरा प्लान अलग है। फोटो देख के पक्का हो गया कि ये वही कुत्ता है। उसका टूटा कान ही इसका पक्का सबूत है। अब जब मेरे पास टाइम ट्रैवल की वजह से खाने की कोई कमी नहीं है, तो मैं उसे खाऊंगा नहीं। वॉरलॉक, वॉरलॉक, इस बार मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें सबसे अच्छा खाना दूंगा। बिजली का झटका देने वाला सुपर कुत्ता अपनी टीम में हो तो फिर प्रलय में मजा ही आ जाएगा। चलो दोस्त बनाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर वही क्यूट सा काले रंग का पप्पी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर एक अलग ही कुटिल और खुशी भरी मुस्कान आ गई, जैसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। मैंने मन ही मन इतने प्यार और एक्साइटमेंट से सोचा, अरे मेरे प्यारे वॉरलॉक, वॉरलॉक, इस बार तो मेरे पास खान पान का कोई अकाल नहीं है। सब स्पेस में स्वादिष्ट पकवान ठूस ठूस कर भरे हैं। तो क्या इस बार हम दोनों पक्के दोस्त बन जाए? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से रखूंगा और दुनिया का सबसे बेस्ट खाना खिलाऊंगा। अब पुरानी जिंदगी में उसे पकाकर खाने की जो गलती हुई थी, उसे सुधारने का यही तो सही मौका था। मैंने तुरंत कॉल पर सामने वाले बंदे को एकदम सीरियस और उत्सुकता भरे लहजे में ऑर्डर दिया। हाँ, ये बिल्कुल वही कुत्ता है
मुझे तुरंत इसका एड्रेस भेजो। मैं अभी के अभी खुद वहां जाने के लिए निकल रहा हूँ। कॉल कटते ही मेरे मजबूत जूतों की कड़क आवाज उस आलीशान सन्नाटे से भरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। मैंने अपनी चाल एकदम हीरो स्टाइल में बढ़ा दी। मेरे मन में एक अलग ही लेवल का थ्रिल और ड्रामा चल रहा था। मैंने चलते चलते मन ही मन एकदम फिल्मी अंदाज में कहा, बस थोड़ा सा इंतजार कर मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूं तुझे बचाने। बस इस बार तू आराम से मान जाना और मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लेना। फिर देखना हम दोनों मिलकर प्रलय में क्या तबाही मचाते हैं। अपनी स्वैग वाली लंबी नीली ट्रेंच कोट हवा में फहराते हुए, ऑरेंज कॉलर वाली जैकेट और छाती पर बैग टांगे मैं आगे बढ़ता गया। मेरी नीली आंखों में एक गजब की चमक, एटीट्यूड और पक्का इरादा झलक रहा था। अब प्रलय आने में पूरे 27 दिन बाकी हैं और मेरा मिशन इलेक्ट्रिक डॉग शुरू हो चुका है। अंकल जी अपनी साजिशें रचते रहे, यहाँ चेन लुओ तो अपनी नई सल्तनत खड़ी करने निकल पड़ा है। अंकल के ऑफिस से निकलते वक्त का सीन एकदम किताबी और नाटकीय था। मैं अपने अंकल के सामने से घूमकर जाने लगा और हाथ हिलाते हुए एकदम कैजुअल टोन में बोला, अंकल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है तो मैं निकलता हूँ। मेरा अंकल अपनी भारी भरकम टेबल के पीछे चेयर पर आराम से बैठते हुए ढोंग रचकर बोला, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल चलो अगली बार बात करते हैं। अगली बार। जैसे ही मैं मुड़ा मेरे चेहरे पर एक डार्क और शातिर मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन में चुटकी लेते हुए सोचा, अफसोस की बात तो ये है अंकल जी कि आपको मुझसे दोबारा बात करने का मौका इस जन्म में तो कभी नहीं मिलेगा। मेरी आंखों में उस पुरानी तबाही के खौफनाक मंजर तैर गए। अंकल जी मुझे अच्छे से याद है, आप और आपका वो हरामजादा बेटा चेन फेई, तुम दोनों उस प्रलय वाले दिन कुत्ते की मौत मारे गए थे और इस बार भी तुम्हारी किस्मत में वही लिखा है। मैं अपनी स्वैग वाली चाल में हवा में कोट फहराते हुए उस ऑफिस से बाहर निकल गया। जो मैंने सोचा था वो होकर ही रहेगा। ठीक 1 घंटे बाद मैं सीधा पहुंच गया शहर के एक जाने माने डॉग मीट रेस्तरां के बाहर। सामने शीशे की चमचमाती इमारत थी और बाहर लकड़ी के पिंजरे रखे हुए थे। मैंने पिंजरे के अंदर झांका और मेरा होश उड़ा देने वाला भविष्य का लेजेंडरी लाइटनिंग वॉरलॉक वहां पिंजरे की लकड़ियों के बीच दुबका बैठा था, एकदम लाचार, बेबस और दयनीय हालत में। बगल में एक दूसरा कुत्ता भी मुंह लटकाए बैठा था। उसे देखकर मुझे तरस भी आ रहा था और हंसी भी। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अबे अपनी हालत तो देख, तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि प्रलय के बाद तू पूरी दुनिया पर राज करने वाला लाइटनिंग वॉरलॉक बनने वाला था और यहाँ पिंजरे में मुंह छुपाए बैठा है। मेरा दिल पिघल गया। मैं पिंजरे के सामने घुटना टिकाकर बैठा, जाली के उस पार से मैंने उसकी तरफ देखा और एकदम प्यार भरी दुलारती आवाज में बोला, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उस मासूम काले पप्पी ने अपनी गोल गोल आंखों से मेरी तरफ देखा और एकदम धीमी कातर आवाज में बोला, वुफ। अब सीधे सीधे पैसे देकर कुत्ता छुड़ाने में वो मजा कहाँ, मुझे तो थोड़ा रायता फैलाना था। मैं तुरंत झटके से खड़ा हुआ, एक तीखी और गुस्से भरी लुक के साथ मुड़ा और पूरे रेस्तरां को सिर पर उठाते हुए चिल्लाया, बॉस इस दुकान का मालिक कहाँ है, बाहर निकलो। मेरी कड़क आवाज सुनते ही वो गंजा सा ढोंगी मुस्कान वाला रेस्तरां का मालिक हाथ जोड़ते हुए लपक कर बाहर आया। हाँ सर मैं यही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने तुरंत पिंजरे की तरफ अपनी उंगली ऐसे तानी जैसे किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुना रहा हूँ और उस पर चिल्लाते हुए इल्जाम ठोक दिया, तूने मेरा कुत्ता चुराया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। दुकान वाले का तो तोता उड़ गया। मैंने अपना ड्रामा जारी रखते हुए पूरी भड़ास निकाली। अगर मैंने सही टाइम पर ध्यान न दिया होता तो मेरा ब्लैकी अब तक किसी स्टीम बोट के सूप में कुत्ते का मीट बन चुका होता। वो दुकान वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा दिमागी संतुलन हिल गया हो। उसके सिर के ऊपर सोच वाले बुलबुले बनने लगे और वो मन ही मन पसीने छूटते हुए सोच रहा था, अबे जहां तक मुझे याद है ये तो एक आवारा लावारिस कुत्ता था। इसका मालिक कहाँ से टपक पड़ा। क्या ये बंदा जानबूझकर मुझे ब्लैकमेल करने और मुसीबत खड़ी करने आया है। दुकान वाले भाई तुझे क्या पता कि चेन लुओ अपना मास्टर प्लान सेट कर रहा है। भाई वो दुकान वाला गंजा अपनी सफाई देने में लगा हुआ था। वो सिर खुजाते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोला कि अरे भाई मैं तो अपना सारा सामान लीगल तरीकों से खरीदता हूँ। वैसे सारे कुत्ते एक जैसे ही तो दिखते हैं, तो क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि ये वही कुत्ता है। मैंने अपनी नीली आंखों से उसे घूरा और मेरी भौहें तन गईं। लीगल तरीका।
मैंने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ठीक है, तो कैसा रहेगा अगर मैं अभी पुलिस को कॉल करूं और तुम्हारी इस दुकान की पूरी छानबीन करवा दूं? मेरे चेहरे पर वो डार्क कनिंग लुक आ गया था। मन ही मन तो मैं ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। अबे साले! दुनिया में बिना मिलावट और धोखे के कौन सा बिज़नेस चलता है? क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी ये दुकान पुलिस की रेड झेल पाएगी? जैसे ही उसने मेरे हाथ में फ़ोन देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वो बदहवास होकर चिल्लाया, "अरे भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते।" वो गुस्से में अपनी उँगली मेरी तरफ नचाते हुए आगे बढ़ा और बोला, "भाई तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते।" मैंने एकदम चिल्ड होकर अपना फ़ोन कान से लगाते हुए चिढ़ाया, "क्यों? क्या तुम मुझे मारने वाले हो?" उस गंजे का पारा चढ़ गया। उसने आकर सीधा मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी पकड़ मज़बूत थी और वो घमंड में बोला, तेरी हिम्मत तो बहुत है यार, रुक तुझे एक सबक। उसे क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहा है। मैंने पलक झपकते ही उसकी कलाई पकड़ी और ऐसा मरोड़ा कि हड्डियों के चटकने की आवाज आई। वो दर्द से बिलबिला उठा। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, अबे ढोर, प्रलय के उस खौफनाक दौर में पूरे 10 साल तक जिंदा रहने की कड़ी ट्रेनिंग ली है मैंने। मुझ जैसे सर्वाइवर को तू सड़क छाप गुंडा डराएगा? तेरी इतनी औकात? मैंने एक ही झटके में उसे जमीन पर दे मारा। वो भरभराकर घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो चुका था। मैं एकदम हीरो की तरह उसके सामने सीधा खड़ा हो गया, अपनी ट्रेंच कोट संभाली और नीचे देखते हुए ठसक से बोला, हाँ तो बॉस, अब बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे सबक सिखाना चाहते हो? उसका सारा भूत एक सेकंड में उतर गया। वो फर्श पर घुटने टेक कर दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, दर्द हो रहा है। अरे भाई नहीं, बड़े भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। बड़ी भारी गलतफहमी हो गई बड़े भाई। वो थर-थर काँपते हुए पसीना पोंछकर गिड़गिड़ाया। मुझे सच में नहीं पता था कि ये कुत्ता आपका है। जिसने भी मुझे ये कुत्ता बेचा है ना, मैं बाद में उसकी ऐसी-तैसी करूँगा। उसे बहुत कड़ा सबक सिखाऊँगा। फिर उसने तुरंत पिंजरे के अंदर हाथ डालकर उस काले पप्पी को बाहर निकाला और हकलाते हुए बोला, अरे आप अपना कुत्ता अभी के अभी ले जा सकते हैं और मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री। बताइए कैसा लगा? मैंने थोड़ा भाव खाते हुए एटीट्यूड में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और कहा, ठीक है, चूंकि तुम्हारा एटीट्यूड अब ज्यादा खराब नहीं है, मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर तो खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे। मैंने मन ही मन अपनी उंगली गाल पर रखकर सोचा, है, वैसे तो मैं इस लाइटनिंग वॉरलॉक को खरीदने के लिए मोटी रकम देने को तैयार था, पर जब माल फोकट में मिल जाए तो उससे बढ़िया बात दुनिया में क्या हो सकती है यार। मैंने अपने अंगूठे से स्वैग वाला थम्स अप दिया, चमकती नीली आंखों से मुस्कुराया और मन ही मन विक्ट्री सेलिब्रेट की। पीछे वो दुकान वाला रोते धोते रोनी सूरत बनाकर उस मासूम काले पप्पी को मुझे सौंपते हुए बोला, बड़े भाई आप अपना कुत्ता ले जा सकते हैं। चलो भाई, पहला मिशन एकदम फ्री में फुल सक्सेसफुल रहा। वहां उस दुकान वाला गंजा बेचारा हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था और थर थर कांपते हुए मुझसे बोला, बड़े भाई आप अपने इस कुत्ते को अभी ले जा सकते हैं। उसका ये रोना धोना देखकर मुझे तो मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी, पर चेहरे पर मैंने वही अपना हीरो वाला एटीट्यूड बनाए रखा। मैं घुटने के बल नीचे बैठा उस मासूम काले पप्पी की आंखों में देखा और एकदम प्यार से बोला, चल ब्लैकी मेरे पीछे पीछे आंग, अब घर चलते हैं। उस पप्पी के चेहरे के रिएक्शंस देखकर मेरा दिमाग तुरंत ठनक गया। उसकी आंखें एकदम गोल गोल घूमी। मैंने मन ही मन सोचा, अबे यार इसके एक्सप्रेशंस देखकर तो साफ लग रहा है कि इसमें इंसानी दिमाग आ चुका है और ये मेरी हर बात अच्छे से समझ रहा है। और उधर उस छोटे से कुत्ते के दिमाग में क्या रायता फैल रहा था पता है? वो तो एकदम शौक में आ गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मन ही मन सोचने लगा, अबे ये ब्लैकी कौन है भाई? नाम तो बड़ा अजीब सा रखा है। पर खैर छोड़ो, क्या इस बंदे ने अभी-अभी मुझे कसाई के पतीले में सूप बनने से बचाया है क्या? क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए? जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, उस मासूम पप्पी ने अपने छोटे-छोटे पंजे जमीन पर जमाए और टप-टप-टप करते हुए चुपचाप मेरे पीछे-पीछे चलने लगा। पीछे मुड़कर जब मैंने उसे अपने पीछे आते देखा, तो मेरी बाँछें खिल गईं। दिल में एकदम खुशी और एक्साइटमेंट का बवंडर उठ खड़ा हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन विक्ट्री का नारा लगाया।
अरे वाह! सच में ये तो बड़ा समझदार निकला। इसका मतलब ये है कि मैंने प्रलय आने से पहले ही लेजेंडरी लाइटनिंग वॉरलॉक को सफलतापूर्वक पालतू बना लिया है। मिशन फुल ऑन सक्सेस। हम दोनों चलते-चलते मेरी चमचमाती हुई लाल रंग की फरारी कन्वर्टिबल के पास पहुंचे। मैंने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, वो छोटा-सा ब्लैकी तो एक ही छलांग में सीधा पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने कार में बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे दुलारते हुए कहा, आज के बाद तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा और हाँ, अब से मैं तुझे वॉरलॉक कहकर बुलाऊंगा। उसे अपना ये नया और धांसू नाम इतना पसंद आया कि उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और बड़ी ही क्यूट आवाज में भौंका, वुफ। कार में बैठकर सड़क पर सरपट दौड़ते हुए मैं सोचने लगा, अब प्रलय आने में जो भी कुछ दिन बचे हैं, इन दिनों में मुझे वॉरलॉक के साथ अपना बॉन्ड एकदम तगड़ा बनाना होगा। इसे पूरी तरह अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। मैंने वॉरलॉक की तरफ देखा और बड़ी उमंग के साथ बोला, चल बेटा वॉरलॉक, पहले तेरे लिए ढेर सारे खिलौने खरीदने चलते हैं। मेरी लाल फरारी शहर की चौड़ी सड़क पर बड़े बड़े आलीशान टावर्स और हरे भरे पेड़ों के बीच से होकर गुजरने लगी। तभी अचानक एक जगह पहुंचते ही मेरी नज़र सड़क के किनारे बने एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर पड़ी। वहां एक स्टैंड पर हरे रंग की यूनिफॉर्म और कैप पहने एक सिक्योरिटी गार्ड एकदम तान कर खड़ा था। मैंने गाड़ी धीमी की और उस गार्ड के चेहरे को ध्यान से देखा। चौड़ा जबड़ा, रोबदार चेहरा, कड़क मूछें और आंखों में वही पुरानी पहचान। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। अरे भाई, ये तो वही है, सुदाजू। मेरी नीली आंखों में एक रहस्यमयी चमक और शातिर मुस्कान आ गई। अपनी पुरानी जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। मैंने कार की स्टीयरिंग थामे थामे उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुदाजू, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। अब तो प्रलय की इस जंग में पुराने दोस्तों और दुश्मनों का जमावड़ा शुरू होने वाला है। देखना ये है कि मेरी इस नई शुरुआत में सुदाजू का क्या रोल होने वाला है। अपनी कार की खिड़की से उस सिक्योरिटी पोस्ट पर खड़े सुदाजू को देखते ही मेरी नीली आंखों में एक अजीब सा सूनापन और अपनापन भर आया। मैंने मन ही मन भारी दिल से कहा, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए सुदाजू। मेरी नज़रों के सामने मेरी पिछली जिंदगी का वो डरावना मंजर घूम गया। जब तक मैंने अपनी वॉइड ट्रैवलिंग की ताकत में महारत हासिल नहीं की थी, तब तक सुदाजू ने अपनी फिजिकल सुपर पावर का इस्तेमाल करके हर मोड़ पर मेरी रक्षा की थी। मुझे आज भी याद है, चारों तरफ खून के प्यासे चमकती लाल आंखों वाले भयानक ज़ॉम्बीज़ का झुंड हमें घेर चुका था। सुदाजू अपनी पूरी ताकत लगाकर उन मॉन्स्टर्स को रोके हुए था। उसके शरीर से पसीना और खून बह रहा था, फिर भी वो मुझे बचाने के लिए चिल्लाया, पीछे मुड़कर मत देखना, भागो, चेन लुओ, भागो। और अंत में वो अकेले उन भूखे ज़ॉम्बीज़ से घिर गया और मुझे सही सलामत भगाने के चक्कर में लड़ते-लड़ते मारा गया। वो दर्द, वो लाचारी मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने वर्तमान में खड़े उस तगड़े सुदाजू की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट लाते हुए पक्का इरादा किया, मेरे भाई, इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में हर खुशी और ऐश और आराम दूंगा। तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने अपनी लाल चमचमाती फरारी का दरवाजा थोड़ा सा खिसकाया, एटीट्यूड में थोड़ा बाहर झुका और अपने पुराने यार सू दाजू से एकदम बिंदास अंदाज में पूछा, अरे दाजू, काम खत्म होने के बाद मेरे साथ बाहर चलकर थोड़ा ऐश मजा करने का इरादा है क्या? सू दाजू अपने उस गार्ड वाले स्टैंड पर एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा। उसने थोड़ी खुजली मिटाते हुए अपनी कैप के ऊपर हाथ फेरा और एकदम सीधे साधे मासूम चेहरे से बोला, नो थैंक्स ब्रदर। चेन, मेरी मम्मी ने कहा है कि शरीफ लड़कों को ऐसी अनहेल्दी और गलत आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो दंग रह गया। मैंने चकित होकर आंखें मटकाते हुए पूछा, अरे बाप रे, तेरी मम्मी ने और क्या-क्या ज्ञान दिया है तुझे? सू दाजू ने एकदम गर्व से अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, चेहरे पर हल्की सी लाली लाते हुए बोला, मेरी मम्मी ने ये भी कहा है कि जब कोई अचानक से तुम पर जरूरत से ज्यादा मेहरबानी और प्यार दिखाए, तो समझ जाना कि पक्का उसका कोई छिपा हुआ स्वार्थ या गंदा इरादा है। भाई साहब, कसम से, उल्टेरियर मोटिव्स लिखा हुआ एक जोरदार काल्पनिक तीर मेरे सिर पर आ लगा। मेरा चबी रूप बन गया, मुंह से पसीना छूटने लगा और मैं मन ही मन अपना सिर पकड़कर रह गया। अबे यार, ये तो मेरी ही नीयत पर शक कर रहा है। फिर मैंने खुद को संभाला और एक पसीने की बूंद के साथ सोचा,
चलो कोई बात नहीं, इस टाइमलाइन में दाजू अभी मुझे अच्छे से नहीं जानता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। पर कोई नहीं, जब कयामत अपनी ड्यूटी के वक्त ही इस पर टूटेगी और इतिहास खुद को दोहराएगा, तब हम पक्के जिगरी दोस्त बन ही जाएंगे। गाड़ी भगाकर मैं सीधा पहुंचा अपने सुपर लग्जरी विला पर। जैसे ही मैंने अपने इंडोर हीटर वाले स्विमिंग पूल का दरवाजा खोला, मेरे नन्हे वॉरलॉक की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी गोल गोल मासूम आंखें उस नज़ारे को देखकर बाहर आने को हो गईं। सामने एक विशाल नीले पानी का पूल था, जिसमें से गर्म भाप निकल रही थी और ऊपर से पानी का बहुत बड़ा झरना झरने की तरह गिर रहा था, जिसकी छपाक की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने वॉरलॉक की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, वॉरलॉक, आज से ये तेरा नया घर है। चल, सबसे पहले तुझे एक बढ़िया सा शाही स्नान कराते हैं। हम दोनों स्विमिंग पूल के गुनगुने नीले पानी में उतर गए। मैंने अपने हाथों में स्पंज और साबुन लिया और वॉरलॉक के छोटे से सिर पर लगाकर प्यार से मलना शुरू किया। वॉरलॉक ने अपनी नन्ही आंखें भींच लीं और उसके सिर पर साबुन का झाग किसी छोटे से ताज की तरह जम गया। पानी में तैरते हुए और उसके काले रसीले बालों को धोते हुए मेरा दिल थोड़ा गंभीर हो गया। मेरी नीली आंखें पानी की लहरों में अपनी परछाई देखने लगीं। मैंने मन ही मन सोचा, मैं अपनी पिछली जिंदगी जैसा कायर और अकेला नहीं बनना चाहता। पिछली बार मैं तब तक छुपता रहा जब तक कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अकेला इंसान नहीं बच गया था। मेरे दिमाग में पुरानी दुनिया के उन महान योद्धाओं की धुंधली सी परछाइयां तैरने लगीं, जो आने वाले वक्त में बेहद ताकतवर महामानव बनने वाले थे। मैंने एक लंबी सांस ली, वॉरलॉक को थपथपाया और गहराई में जाकर सोचने लगा। पर मुझे तो भविष्य के उन ताकतवर लोगों के बारे में बस धुंधली सी यादें हैं। क्या मुझे अभी से उन्हें ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, या फिर अपना मास्टर प्लान अलग तरीके से सेट करना होगा? पूल में मस्ती करने के बाद मैंने वॉरलॉक को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर चालू किया। गर्म गर्म हवा की लपटें निकल रही थीं और मैं प्यार से उसके मुलायम काले फर को सुखा रहा था। वॉरलॉक आराम से लेटा हुआ था और मेरा दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। मैंने सोचा, अरे यार, मैं दूसरों को ढूंढने की फिक्र क्यों करूं? क्यों ना मैं अपना खुद का एक बेस ही बना लूं। मैं भविष्य के सबसे तगड़े महामानवों को ढूंढूंगा और वॉरलॉक की तरह उन्हें अपने अंडर काम करने के लिए रिक्रूट करूंगा। मैंने हेयर ड्रायर हाथ में पकड़े पकड़े वॉरलॉक के सिर पर उंगलियां फेरी और रणनीति बनाने लगा। देखा जाए तो मेरी स्पेस एट्रीब्यूट वाली पावर बहुत काम की है, पर सीधी आमने सामने की लड़ाई में ये थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ताकतवर साथियों को साथ जोड़कर मेरी ये कमी भी पूरी हो जाएगी। पर भाई, बेस बनाने के लिए संसाधनों का पहाड़ खड़ा करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ज़रूरतों की लंबी लिस्ट बनने लगी। केवल खाने पीने से काम नहीं चलेगा। मुख्य पकवान, नमक, फल, सब्जियां, खेती के लिए बीज, दवाइयाँ, बिजली के जनरेटर और बड़ी बड़ी मशीनें। मुझे हर एक चीज़ भारी मात्रा में चाहिए। और सबसे बढ़कर पानी। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने वाले हैं। मुझे पुरानी जिंदगी का वो भयानक दौर याद आ गया। प्रलय के बाद दुनिया भर के लगभग सारे पानी के सोर्स जहरीले और प्रदूषित हो जाएंगे, और पानी की बीमारियों को साफ करने का कोई तरीका बचेगा ही नहीं। मुझे याद आया कि कैसे मैं पुरानी दुनिया में मूसलाधार बारिश में खड़े होकर बर्तन फैलाकर बारिश का पानी इकट्ठा करता था, ताकि प्यास से न मर जाऊं। उस समय सिर्फ बारिश का पानी ही पीने लायक बचा था, इसलिए इस बार मुझे लाखों लीटर साफ पानी पहले से ही स्टोर करके रखना होगा। अचानक मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अरे तेरी की, मेरे तो तोते उड़ गए। मैं चिल्ला पड़ा, अरे बाप रे! मैं तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल ही गया था। मुझे हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक स्टन बैटन का एक बहुत बड़ा स्टॉक ऑर्डर करना है। मेरा ये रूप देखकर टेबल पर बैठा छोटा सा वॉरलॉक अपनी गोल गोल आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा और मासूमियत से भौंका, वूफ! मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और उसे दुलारते हुए कहा, अरे डर मत मेरे छोटे भाई, ये बिजली वाले डंडे तुझे मारने के लिए नहीं है, ये तो उन सड़े हुए ज़ॉम्बीज़ को छका-छका कर पीटने के लिए है। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और एक शातिर फाइटर की तरह मुस्कुराया। ज़ॉम्बीज़ शुरुआत में बिजली के झटकों से बहुत डरते हैं। हालांकि प्रलय के कुछ समय बाद दुनिया से बिजली का नामो निशान मिट जाएगा, पर शुरुआती दिनों में ये इलेक्ट्रिक बटन सबसे जानलेवा और असरदार हथियार साबित होते हैं। मेरे चेहरे पर वो मक्कार वाली विलन जैसी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, और जब मैं इन इलेक्ट्रिक बटन्स को अपने मेटल एलॉय आर्मर के साथ मिलाऊंगा, फिर तो मुझे कोई माई का लाल छू भी नहीं पाएगा। मैं एकदम अजीब बन जाऊंगा।
मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। अपनी उँगलियां नचाते हुए जीभ बाहर निकालकर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर देना शुरू किया। मुझे बहुत ध्यान से एक-एक हथियार और आर्मर चुनना होगा और जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस करना होगा। रात का समय हुआ और अब बारी थी हमारे शाही डिनर की। मैं और वॉरलॉक अपने आलीशान विला के फर्श पर एक साथ आलथी-पालथी मारकर बैठ गए। मेरे हाथ में भुनी हुई बत्तख की एक बड़ी सी रसीली टांग थी और वॉरलॉक के सामने उसकी कटोरी रखी थी। वो तो ऐसे टूट पड़ा था जैसे जन्मों का भूखा हो। मैंने उसे मजे से खाते देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे वॉरलॉक, धीरे धीरे खा भाई, कहीं गले में ना अटक जाए। मैंने मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा चबाते हुए उसे दिलासा दिया, तू खाने की बिल्कुल चिंता मत कर। अपने पास इतना खाना भरा पड़ा है कि हम रोज अपना पेट फाड़कर ठूस ठूस कर खा सकते हैं। मेरी बात सुनकर वॉरलॉक ने अपने मुंह में हड्डी दबाई और अपनी चमकीली मासूम आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मास्टर आप तो सच में देव मानुष हो। हम दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। मेरा पहला दिन बेहद कामयाब रहा था। अब कयामत के उस दिन से निपटने के लिए मेरी तैयारियां एकदम फुल स्पीड में चालू हो चुकी थीं। हा हा, वॉरलॉक को खाते देखकर मैं भी फर्श पर आलथी-पालथी मारकर बैठ गया। मैंने बड़े गर्व से वॉरलॉक की आंखों में आंखें डालकर कहा, भाई तू चिंता मत कर। अपने पास इतना खाना भरा पड़ा है कि हम दोनों रोज गले तक ठूस-ठूस कर खा सकते हैं। वॉरलॉक मजे से अपनी हड्डी चबा रहा था और मैं भी एकदम उसी की स्टाइल कॉपी करते हुए भुनी हुई बत्तख की टांग हाथ में थामे गोश्त नोच-नोच कर खाने में लगा हुआ था। फर्श पर मेरे सामने हड्डियों का अच्छा खासा ढेर लग गया था। अचानक चबाते-चबाते मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने मन ही मन में अपना माथा पीट लिया। अबे साला, ये मैंने अभी-अभी क्या कह दिया? क्या मैंने खुद को भी कुत्ता बोल दिया और मैं यहाँ फर्श पर बैठकर कुत्ते की तरह हड्डियाँ क्यों चबा रहा हूँ भाई? अरे बाप रे! वॉरलॉक की संगति का असर तो मुझ पर पहली ही शाम को चढ़ने लगा। अरे अभी मैं अपनी इस बेवकूफ़ी पर खुद ही हँसने की सोच ही रहा था कि कांच के विशाल दरवाजे के पार एक परछाई सी उभरी। कोई बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा था। मैंने मुंह में गोश्त का टुकड़ा दबाए-दबाए मुड़कर देखा और थोड़ा हैरान होकर पूछा, अरे कौन है भाई वहाँ? जैसे ही दरवाज़ा खुला, भाई साहब सामने तो कयामत खड़ी थी। एकदम स्टाइलिश भूरे गोल्डन वेवी बाल, कानों में लटकते बड़े-बड़े गोल्डन झुमके और ब्लैक टॉप के ऊपर लाल मैरून रंग का शानदार ट्रेंच कोट पहने एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर एक किलर स्माइल लाई, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और बड़े एटीट्यूड से बोली, अरे पहचान नहीं क्या? मैं हूँ मायू। मेरे दिमाग की बत्ती झटके से जली। मैंने झट से दरवाज़ा पूरा खोला, दरवाजे के फ्रेम से थोड़ा सा झेंपते हुए टिका और अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, ओहो मायू जी, आप तो वही कुकिंग टीचर है ना जिन्हें मैंने अपनी शेफ क्लास के लिए हायर किया था। अरे यार, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि आज दोपहर हमारा कुकिंग लेसन था। मैंने तुरंत एक प्यारी और हैंडसम सी स्माइल चिपकाई और हाथ से अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आइए आइए प्लीज अंदर आइए। अब भाई मायू जब मटकती हुई अंदर आ रही थी तो उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो मुझे देख रही थी और उसके सिर के ऊपर थॉट बबल में चल रहा था, अबे यार, इस बंदे ने मुझे कुकिंग सिखाने के लिए पूरे 5 लाख फूंक दिए। मुझे तो लग रहा था कि ये कोई सिरफिरा गंदे इरादों वाला अमीर आवारा लौंडा होगा, पर अभी इसकी शक्ल देखकर तो मेरा सारा डर ही छूमंतर हो गया। माँ यूं मुझे सिर से पांव तक देख रही थी। मैं थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर खुजा रहा था, तो वो मन ही मन सोचने लगी, अबे इसके इस बेहद हैंडसम और किलर चेहरे के साथ क्या इसे लड़कियों की कोई कमी होगी? ये मुझ पर अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? उसे क्या पता कि प्रलय के बाद स्वादिष्ट खाना बनाना भी एक महाशक्ति जैसा ही काम आने वाला है। मैंने तुरंत एक बैग उठाया, उसे किचन काउंटर पर रखा और बड़े उत्साह से माँ यू को दिखाते हुए बोला, देखिए माँ यू जी, मैंने आपके कहे मुताबिक किचन के सारे बर्तन और कुकिंग का सामान तैयार रखा है और अब देखना ये था कि मेरी ये खूबसूरत टीचर मुझे प्रलय आने से पहले दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ बना पाती है या नहीं। मैंने किचन काउंटर की तरफ अपना हाथ फैलाया, जहां पर तपेले, कढ़ाइयाँ, तेल की बोतलें, कटिंग बोर्ड और दुनिया भर के मसाले रखे हुए थे। मैंने अपनी बेहद खूबसूरत कुकिंग टीचर माँ यू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए माँ यू जी, आपके कहे मुताबिक मैंने रसोई के सारे बर्तन और बेसिक कुकिंग का सामान एकदम तैयार रखा है। मैं मन ही मन अपनी इस दूर की सोच पर खुद ही फिदा हो रहा था।
प्रलय के बाद कौन जाने मुझे कोई ढंग का शेफ मिले या ना मिले। अगर मुझे खुद ही पकाना नहीं आया, तो फिर सब स्पेस में जमा इतने स्वादिष्ट पकवानों का मज़ा कैसे लूँगा? अनिश्चितताओं से बचने के लिए मुझे खुद कुकिंग सीखनी ही पड़ेगी। बस इसीलिए तो मैंने भारी भरकम रकम पूरे 5 लाख खर्च करके इस हॉट एंड लेडी शेफ मा यू को अपना ट्यूटर बनाया है। मा यू ने अपने लाल मैरून ट्रेंच कोट को संभाला, एक हाथ अपनी कमर पर रखा और एकदम कड़क मैडम वाले अंदाज में बोली, चलो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स बनाना सिखाऊंगी। मैंने तुरंत अपनी टी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, हाथ मटकाया और एकदम आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह बोला, समझ गया मैडम। टेबल पर हरी प्याज, अदरक, लहसुन और ताज़ा मीट रखा हुआ था। माँ यू ने एक बहुत ही धारदार और चमचमाता शेफ का चाकू अपने हाथ में उठाया, मानो मुझे डराते हुए कह रही हो कि ध्यान से सीखना वरना खैर नहीं। माँ यू चाकू हाथ में लिए मुझे सीरियस होकर देख रही थी, पर मेरे चेहरे पर एक ऐसी शातिर और मक्कार मुस्कान आ गई कि क्या ही बताऊं। मेरी नीली आंखें अंधेरे में चमकने लगी और मैंने अपनी उंगली अपनी ठुड्डी पर रखी। मैंने मन ही मन में जोर जोर से ठहाका लगाते हुए सोचा, अहम पर, मैडम जी एक बात तो आप भूल ही गईं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखवाया था कि आपकी इस कुकिंग क्लास की फीस पूरे 1 महीने के बाद पे की जाएगी। और भाई साहब, प्रलय आने में बचे हैं सिर्फ 27 दिन। जब 27 दिन बाद ये पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, ज़ॉम्बीज़ का राज होगा, तो 1 महीने बाद फीस वसूलने किसके पास आओगी मैडम जी? 5 लाख का चूना। मुफ्त में दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ से कुकिंग सीख रहा हूँ। इसे कहते हैं बिना पैसे खर्च किए प्रो लेवल सर्वाइवर बनना। मेरी इस कनिंग और मास्टरमाइंड योजना के साथ ही मेरी प्रलय की तैयारियां एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थीं। गेम पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। भाई साहब, कुकिंग क्लास क्या शुरू हुई, मेरी तो नानी याद आ गई। किचन में कढ़ाई चढ़ चुकी थी और मैंने एक क्यूट सा खरगोश के प्रिंट वाला एप्रन पहन रखा था। माँ यू मैडम हाथ बांधे मेरे सिर पर मुजरिम की तरह खड़ी थी और कड़क आवाज में इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। पोर्क रिब्स के छोटे-छोटे टुकड़े करो, उसके बाद कढ़ाई को ठंडे पानी से भरकर उबालने के लिए चढ़ाओ। मैं पसीने-पसीने होकर जल्दबाजी में हाथ-पैर मार रहा था। चाकू हाथ से छूटने को था। तभी कढ़ाई में तेल डालने की बारी आई। मैंने तो कढ़ाई में तेल का पूरा मटका ही उड़ेल दिया। तेल की छपाक से कढ़ाई में भयंकर आग की लपटें उठने लगीं। माँ यूं गुस्से में लाल पीली होकर चिल्लाई, और फिर ढेर सारा तेल डालो। क्यों, तेल क्या मुफ्त का आता है? तुम मुझसे हद से ज्यादा तेल इस्तेमाल करवा रहे हो। अरे भाई, अभी तो ये शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने माँ यू का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मेरे दोनों हाथों में दो एक जैसे मिट्टी के मटके थे। एक में नमक था, दूसरे में चीनी। मैं कंफ्यूज होकर दोनों को बारी बारी देख रहा था। तभी माँ यू के माथे पर गुस्से की नसें उभर आई और वो दहाड़ी, और तुम्हें नमक और चीनी के बीच का फर्क तक समझ नहीं आता। टेबल पर एक कटोरा रखा था, जिसमें कोई डिश नहीं बल्कि काले रंग के कोयले जैसे जलकर राख हुए पत्थर पड़े थे, और उसमें से एक डरावनी खोपड़ी के शेप का धुआं बाहर निकल रहा था। मैं बेइज्जती के मारे सीधा लकड़ी की टेबल पर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरा भूत मेरे शरीर से बाहर निकलने लगा था और मैं पूरी तरह पस्त हो चुका था। माँ यू मेरे सिर पर आकर खड़ी हुई। उसने उस जली हुई डिश को देखा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, कम से कम ये पिछली बार से तो बेहतर ही है। मैंने शर्म के मारे अपना सिर पकड़ लिया और रोनी सूरत बनाकर कहा, अरे यार, इसे तो मेरा कुत्ता तक खाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आपको मुझे फालतू की तसल्ली देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बगल में बैठा वॉरलॉक अपनी आंखें बड़ी-बड़ी करके गुस्से में मुझ पर भौंका। उसकी उस गुस्सैल और पसीने से भीगी शक्ल को देखकर मुझे साफ समझ आ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वॉरलॉक कह रहा था, अबे ओए, हमारी आपस में कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है ना? तो फिर तू मुझे ऐसा जहर खिलाकर मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? माँ यू ने मुझे देखा, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कम से कम आज तुमने किचन में आग तो नहीं लगाई। मैंने काउंटर से टिककर एक लंबी सांस ली और मन ही मन में अपनी कुकिंग स्किल का सच स्वीकार कर लिया। सच तो ये है कि कुकिंग में मेरा दूर दूर तक कोई टैलेंट नहीं है। कयामत के बाद भूखा मरने से अच्छा है कि मैं अपने लिए एक पर्सनल शेफ ही हायर कर लूं। माँ यू अपना कोट संभालते हुए बाहर जाने लगी और हाथ हिलाकर बोली, अगली बार थोड़ी और मेहनत करना।
अब मैं चलती हूँ। मैंने दरवाजे का फ्रेम थामे थामे चेहरे पर अपनी वही किलर और स्मूथ स्माइल चिपकाई और कहा गुड बाय। जैसे ही माँ यू अपने लाल कोट में मटकती हुई विला के गार्डन की तरफ बाहर निकली, मैंने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और नीली रोशनी के सस्पेंस भरे माहौल में सोचने लगा। देखा जाए तो माँ यू कुकिंग में वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अफसोस की बात यह है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं इससे कभी नहीं मिला था, इसलिए मुझे नहीं पता कि कयामत के बाद इसके साथ क्या हुआ था। मैंने कांच के पार माँ यू को जाते हुए देखा और अपने चेहरे पर एक शातिर मक्कार मुस्कान लाते हुए मन ही मन कहा, माँ यू अब तो सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है। ऑल द बेस्ट। प्रलय के बाद जब इसे खाने के लालचे होंगे तो ये मुफ्त में मेरे लिए खाना बनाएगी। पर तभी मेरी नीली आंखें झटके से पूरी फटी की फटी रह गईं। मेरा दिमाग तेजी से घुमा। अरे रुको, बाकी उन लोगों का क्या? मेरे दिमाग में तुरंत दो बेहद खूबसूरत बहनों की याद कौंध गई, जो आपस में एक दूसरे के गली लगी हुई थी। वो दोनों बहनें मिकलिंग और मिकली। अगर मुझे प्रलय से पहले अपनी सुपर टीम तैयार करनी है, तो इन दोनों बहनों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। अब तो गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अरे भाई, उन दोनों बहनों को कौन भूल सकता है? मिकलिंग और मिकली, इन दोनों बहनों को हल्के में लेने की भूल तो कोई गलती से भी नहीं कर सकता। बड़ी बहन मिकलिंग के पास जब फायर एट्रीब्यूट जागी, तो वो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर फायर सुपर ह्यूमन बन गई थी। लोग उसे खौफ और अदब से ब्लड रोज या स्पिरिट फ्लेम मैडन कहकर बुलाते थे। उसके चारों तरफ भयंकर आग की लपटें नाचती थीं, और उसकी छोटी बहन मिकली भाई साहब, वो तो उससे भी एक कदम आगे निकली। उसके पास लाइट एट्रीब्यूट थी। भले ही वो सीधी लड़ाई में थोड़ी कच्ची थी, पर वो एक गॉड लेवल हीलर थी। सुना था कि प्रलय के आखिरी दौर में तो वो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने की कला भी सीख चुकी थी। अब तुम सोच रहे होगे कि इन दोनों में से किसे चुना जाए। मेरी नीली आंखों में एक शातिर चमक आ गई। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी और मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, अबे चॉइस तो सिर्फ बच्चे करते हैं। मुझे तो दोनों की दोनों बहनें अपनी टीम में चाहिए। मैंने तुरंत फोन घुमाया और अपनी प्राइवेट जासूसी एजेंसी वाले को ऑर्डर चिपकाया। हेलो, तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, उन दोनों बहनों की एक एक डिटेल और पूरी जन्मपत्री निकालकर मुझे दो। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें खाने में क्या-क्या पसंद है उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। आखिरकार कहावत भी तो यही है, किसी औरत के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मेरा मास्टर प्लान एकदम सेट था। मैं अभी से उनके मनपसंद खानों का पहाड़ खड़ा कर लूंगा। प्रलय के दिन जब चारों तरफ भुखमरी फैलेगी और उनके पास खाने को दाना नहीं होगा, तब मेरा ये स्वादिष्ट खाना देखकर वो दोनों खुशी-खुशी मेरी बात मानेंगी। 28 मई प्रलय आने में सिर्फ 5 दिन बाकी। जासूस की रिपोर्ट मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। मिकलिंग मैडम को तीखा सिचुआन कुजीन और फल में अंगूर बेहद पसंद थे, जबकि छोटी बहन मिकली को मछलियां, भुने हुए सुअर के पाए और तरबूज भाते थे। मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचते हुए कहा, हूँ वैसे, ये ब्रास्ड डिशेस सच में बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं यार। मुझे अपनी स्पेस में इनका भी भारी भरकम स्टॉक जमा कर लेना चाहिए। 29 मई प्रलय आने में सिर्फ 4 दिन बाकी। मेरा कस्टमाइज्ड मेटल अलॉय आर्मर बनकर आ गया था। मैंने पूरा डार्क पर्पल मेटालिक सूट पहना और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट की। चेहरे पर एक संतुष्ट स्माइल लाते हुए बोला, नॉट बैड, नॉट बैड। थोड़ा भारी जरूर है, पर प्रोटेक्शन के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। शीशे में खुद को देखते हुए मुझे अपने जिगरी सू दाजू की याद आई। मुझे किसी तरह ऐसा ही एक दूसरा आर्मर सेट सू दाजू तक भी पहुंचाना पड़ेगा। 30 मई प्रलय आने में सिर्फ 3 दिन बाकी। मेरे हाथ में मेरा नया खिलौना था, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्टन बैटन। उसमें से नीले रंग की भयंकर बिजली की चिंगारियां निकल रही थी। सामने खड़ा डीलर पसीने पसीने होकर गिड़गिड़ाया, मिस्टर चेन, इस बैटन का वोल्टेज इतना खतरनाक है कि ये किसी भी इंसान को पलक झपकते ही बेहोश कर सकता है और कुछ ही सेकंड में जान भी ले सकता है। इसलिए प्लीज इसे बहुत ध्यान से यूज करिएगा। मैंने उस चमकते हुए बैटन को घुमाया और मन ही मन हंसते हुए सोचा, बढ़िया माल है। इसे देखकर तो लग रहा है कि इससे 100-200 जॉम्बीज को एक साथ झटका देकर मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 31 मई प्रलय आने में सिर्फ 2 दिन बाकी। तैयारियां अब अपने आखिरी दौर में थीं। सामने एक विशाल यू हॉल डिलीवरी ट्रक खड़ा था। मैंने सीधे ट्रक वाले के सामने कैश निकाला और रोब से पूछा, अबे ओए,
ये पूरा ट्रक कितने का है? मैं इसे अभी के अभी खरीद रहा हूँ। वो डिलीवरी वाला बंदा तो खुशी के मारे हाथ जोड़ने लगा। आप तो बहुत दरियादिल हैं मिस्टर चेन। मैं अभी तुरंत आपको इसका बिल बनाकर देता हूँ। 1 जून प्रलय आने में सिर्फ 1 दिन बाकी। मेरा सारा सामान पैक, गाड़ियाँ रेडी, हथियार फिट और पेट फुल। कयामत की रात अब बस कुछ ही घंटों दूर है और मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ उस तबाही का स्वागत करने के लिए एकदम तैयार खड़ा हूँ। 1 जून बीत गया और प्रलय की कयामत वाली सुबह आ पहुंची। सुबह-सुबह मैं अपने नरम बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। दिमाग में तरह-तरह के विचार आपस में टकरा रहे थे। मैंने छत की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, अबे यार, क्या सच में इस बार भी कयामत आएगी? अगर इस बार प्रलय नहीं आई, तो साला मैंने जो पहाड़ जैसा खाना और राशन खरीद रखा है, उसमें मुझे करोड़ों का भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने पसीने की एक बूंद पोंछी और थोड़ा सेंटिमेंटल होकर सोचा, खैर, अगर कयामत नहीं आती है तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा। आखिर मानवता की भलाई के लिए मैं अपने पैसों की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। और वैसे भी अगर थोड़ा नुकसान हो भी गया तो क्या हुआ, मैं अब भी बहुत अमीर हूँ भाई। पर यार, क्या मैं एक शांतिपूर्ण और सुखद जिंदगी नहीं जी सकता था? मुझे ही उस खौफनाक और जालिम प्रलय के दर्द से क्यों गुजरना पड़ा? तभी मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। 2 जून सुबह के ठीक 8 बजे। कयामत का तांडव शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट बाकी थे। टाइम आ चुका था अपने सबसे बड़े दुश्मनों से पुरानी जिंदगी का हिसाब चुकता करने का। मैंने झट से अपना फ़ोन उठाया और अपने उस लालची और मक्कार अंकल को कॉल मिला दिया। कॉल रिसीव होते ही मैंने एकदम सीधी-सादी मासूम आवाज़ बनाकर कहा, "हेलो अंकल, सुबह-सुबह इतनी जल्दी आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी मदद चाहिए थी।" दूसरी तरफ से मेरे अंकल की वही ढोंगी और मीठी आवाज़ आई, "अरे बेटा, तुम तो मेरे सगे भतीजे हो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। बताओ क्या बात है?" मैंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा, चेहरे पर एक बेहद शातिर और कमीनी स्माइल लाई और बोलना शुरू किया, अंकल, मेरी ऑब्जर्वेशन और मार्केट एनालिसिस के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भविष्य में कम से कम 10 गुना बढ़ने वाली है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपना सारा पैसा सुअर का गोश्त जमा करने में फूंक दिया है। मैंने अपनी उंगली से टेबल को थपथपाया और अपना आखिरी पासा फेंका। इसलिए मैं आपसे 500 मिलियन उधार लेना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं अपना 1 बिलियन का सूअर का गोश्त आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। अंकल की आंखों में लालच के लड्डू फूटने लगे थे। मैंने आग में थोड़ा और घी डालते हुए कहा, मैं उस 500 मिलियन को आसानी से 5 बिलियन में बदल दूंगा और फिर मैं आपका पूरा पैसा भारी ब्याज के साथ खुशी-खुशी लौटा दूंगा। अंकल तो लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने तुरंत जाल में फंसते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने घर पर ही रुको। मैं इस बारे में बात करने अभी तुरंत तुम्हारे विला आ रहा हूँ। मैंने चेहरे पर डार्क मुस्कान लाते हुए बात आगे बढ़ाई। अंकल भाई चेन फेई से मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया है। आप उसे भी अपने साथ ही ले आइए ना। मेरा नन्हा कुत्ता वॉरलॉक बगल में खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। उसकी आंख शौक के मारे बाहर निकल आई। अबे मास्टर, तू तो कमाल का खिलाड़ी निकला। अंकल ने उधर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम दोनों अभी तुरंत तुम्हारे घर पहुंचते हैं। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन हाथ में पकड़े-पकड़े कमरे का माहौल एकदम खौफनाक हो गया। खिड़की से आती नीली रोशनी और कमरे की लाल रंगत में मेरी पीठ दिखाई दे रही थी। सामने टेबल पर धूप और साये के खेल से चाइनीज भाषा का एक बड़ा सा शब्द साफ चमक रहा था, मृत्यु। मेरी आंख में एक बर्फीली जानलेवा चमक आ गई। मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और मन ही मन उस आखिरी कसम को दोहराया, अंकल जी, मैंने आपसे और आपके बेटे से वादा किया था, न कि तुम दोनों कयामत वाले दिन ही कुत्ते की मौत मारोगे, और चेन लुओ अपना वादा कभी नहीं भूलता। अब सिर्फ 80 मिनट बाकी है। मेरे पेरेंट्स के हत्यारे खुद चलकर मेरी मांद में आ रहे हैं और कयामत का मजा इस बार बहुत भयानक होने वाला है।